अच्छा। हिटलर की जो विचारधारा थी वो उसको नाजी विचारधारा कहते हैं। वैसे नाजी ओके। तो नाम गलत है। ये मतलब नाजी 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 तो नाम सही है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। इट इज नाथसी। इसका मतलब है नाथसी। मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन है इसका नाथसी, लेकिन हम लोग नाजी कह देते हैं। ये इडियोलॉजी थी हिटलर की। तो हिटलर की चूंकि इडियोलॉजी थी ये, उस इडियोलॉजी के आधार पे ही हिटलर अपना जर्मनी का वो बनाना चाहते थे, जर्मनी को फिर से फॉर्म करना चाहते थे, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तो इस विचारधारा को नाजी विचारधारा कहा गया। ठीक है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ विचारधारा थी। ये ओके लोकतंत्र सर। को खराब मानती थी। ये तानाशाही को सही मानती थी। इनके बेसिक जो इन्होंने अपने विचार लिए, हालांकि नाजिज्म की कोई विचार नहीं थे। हिटलर ने अपनी किताब लिखी मे कॉम, जेल में, वहां से इनकी विचारधारा ये निकल के आती है। मे कॉम्फ में उन्होंने कुछ कुछ बातें कही, तो जो उन्होंने मे कॉम्फ पे बातें कही उन्हीं को उन्होंने मान लिया कि इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म। इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करूंगा मैं, बहुत गहरी है ये। बहुत डेप्थ में है नाजिज्म और फासिज्म। फिलहाल आप केवल ये मानिए कि ये हिटलर की विचारधारा थी जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध थी पूरी दुनिया में। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, वॉयस रॉय लिलिथगो ने ये कहा कि हम लोगों को आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, और बिना पूछे उन्होंने इंडिया को वॉर में फाइनली घोषित कर दिया। और है ना, अब युद्ध के उद्देश्य क्या थे? ब्रिटेन ने ये कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेसी। हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि नाजिज्म जो है वो एक डिक्टेटरशिप की बात करता है पूरी दुनिया में, नाजिज्म और फासिज्म। और हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, और फ्रांस में भी डेमोक्रेसी थी। तो जो अलाइज पावर थी, उन्होंने कहा कि हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग युद्ध में लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो, हम लोगों ने मान लिया आपकी बात, लेकिन भारत में कैसे लागू करोगे इसे आगे? आपको तो फिर इंपीरियलिज्म के खिलाफ हो। आप अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो तो यू आर ऑल्सो अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म, है ना? तो फिर आपको युद्ध के बाद आपको भारत में लोकतंत्र लेके आना पड़ेगा। देखो, इसलिए आजादी जो है ना, भारत में आजादी 1947 में जब मिली, उसके पीछे वर्ल्ड वॉर टू का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि, और कुछ कहते क्या है, और इसमें बहुत सच्चाई भी है, कि अगर हिटलर ना होता तो तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश आजाद ना होते, और उनमें भारत भी शामिल था। भारत को आजादी ना मिलती 1947 में अगर हिटलर ना होता तो। फैक्ट है। क्योंकि हिटलर ना होता तो वर्ल्ड वॉर टू ना होती, और वर्ल्ड वॉर टू ना होती तो ब्रिटेन भारत को कभी ना छोड़ पाता। इस स्थिति में ही नहीं होता वो भारत को छोड़ पाता। वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर हमारे यहाँ बने रहते हैं एट लास्ट। तो वर्ल्ड वॉर टू ने ही उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर इस स्थिति में ही नहीं थे, वो लोग छोड़ के जाना पड़ा। देखेंगे ये सब भी आगे हम लोग। तो अगली पॉइंट में लिखते रहना आप, है ना, समझते हुए। अब इसमें सरकार ने, ऊपर मैंने लिखवाया है आपको कि बिना पूछे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग युद्ध में हैं। भारतीयों से पूछा भी नहीं। सरकार ने अक्टूबर 1939 में चिट्ठी लिखी, मतलब कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी सरकार को कि आप बताओ कि ये आप कैसे करोगे। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, वॉयस रॉय ने। तो फिर 15 नवंबर 1939 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। जो भी 11 प्रांतों में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उन 11 प्रांतों में से रिजाइन कर दिया, है ना। अब ये मौका मिला हिंदू महासभा को और मुस्लिम लीग को, और इन लोगों ने क्या किया कि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना ली। सरकार के साथ ये लोग मिल गए,
सरकार को चाहिए भी थे ऐसे लोग। उनको जैसे ही कांग्रेस ने रिजाइन किया, इन लोगों ने अपनी सरकारें बना ली। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में भी घोषणा की। डॉक्टर अंबेडकर ने भी मुक्ति दिवस ही के रूप में इसे कहा कि मुक्ति मिल गई कांग्रेसियों से। पहले हेडिंग डाल लो, अगस्त ऑफर। अंग्रेजी हिंदी में सेम रहेगा। देखो हुआ ये कि हिटलर ने बहुत बुरी तरीके से फोड़ना शुरू किया था। जब उन्होंने ब्रिटेन ने जब हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी 1939 में, सितंबर में, तो पोलैंड पर तब तक हिटलर कब्जा कर चुका था। और हिटलर तुरंत ब्रिटेन की तरफ मुड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ तैयार किया था ना, पूरा प्लान था उनका। बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट भी करना था। तो फ्रांस को उन्होंने पहले जीत लिया। 1940 तक आते आते फ्रांस की हार होनी तय हो गई थी। मैगिनॉट लाइन टूट गई थी और कुछ बचा नहीं था। फ्रांस बुरी तरीके से जर्मन सैनिकों के द्वारा रौंदा जा रहा था। ब्रिटेन के ऊपर खूब बम्बार्डमेंट हो रही थी। बुरी हालत थी ब्रिटेन की। डनकिर्क आपने एक मूवी देखी होगी, अगर बनी भी है, बड़ी अच्छी मूवी है वो, मैंने सुना है। डनकिर्क उसी के ऊपर बेस्ड है। डनकिर्क एक बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कोई चैनल है, वहां की वो है। खैर, तो जब ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी इस समय, और उधर जापान भी लगातार एक्टिव था। अभी तक जापान शामिल नहीं हुआ था लड़ाई में, लेकिन शुरुआत उसने कर दी थी चाइना में कब्जा करके। मंचूरिया वगैरह पे कब्जा कर लिया था जापान ने। वो पहले ही कर लिया था उन्होंने, 1936-37 में ही कर लिया था। तो इस बात की पूरी तय हो गया था कि जापान भी कभी भी न कभी युद्ध में शामिल हो जाएगा नाजी जर्मनी की तरफ से। इसलिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी था ब्रिटेन को। कारण, भारत की आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। लोग भी इंडिया के थे। इतने ब्रिटिश आर्मी के लोग नहीं थे जितने इंडियन इंडियन थे ब्रिटिश आर्मी में। और यहाँ से पैसा बहुत ज्यादा जाता था ब्रिटेन को वॉर के लिए सपोर्ट करने के लिए। और लॉजिस्टिक सपोर्ट सबसे बड़ी यहाँ थी, क्योंकि यूरोप में तो लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म हो गई थी। यहीं से शिप के माध्यम से लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाईज वगैरह जा रही थी वॉर एफर्ट्स को, पूरे ब्रिटेन के। तो इसलिए इंडिया जो था वो क्रिटिकल था। समझना इस बात को ध्यान से, क्रिटिकल था इंडिया ब्रिटेन के किसी भी वॉर एफर्ट में। लेकिन परेशानी क्या थी, यहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बिना लोगों की सपोर्ट के कैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल जाता, और कैसे फिर वॉर एफर्ट को आगे बढ़ाया जाता। तो वहां पर विंस्टन चर्चिल की उस समय सरकार थी। विंस्टन चर्चिल की अब आएगी, अभी नहीं थी, अभी आएगी। तो जो सरकार थी इंग्लैंड की, उन्होंने लिनलिथ गो को प्रेशराइज किया कि आप भारतीयों से बात करिए, जो वहां के लीडर्स हैं, और बात करके उन्हें वॉर एफर्ट में शामिल कर लीजिए। हमारे हमारे साथ वो सहयोग करें, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां पर जितना बन पाएगा उसको दे देंगे। इसी को अगस्त ऑफर कहा जाता है। वॉइस रॉन लिलित गो ने कांग्रेस को अगस्त 1940 में, क्योंकि 15 नवंबर 1939 को रिजाइन कर दिया, अगस्त 1940 में वॉइस रॉय ने कांग्रेस को एक ऑफर किया। और इसमें उन्होंने कुछ कुछ चीजें रखी थी। और ये ऑफर किया गया कांग्रेस के सपोर्ट के बदले, कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको ये चीजें देते हैं। क्या था ऑफर में? एक तो उन्होंने ये कहा, देखो कांग्रेस मांग ये कर रही थी कि जैसे ब्रिटेन में नेशनल गवर्नमेंट बन गई थी इस समय, सारी पार्टियों को मिलाकर वहां ब्रिटेन में युद्ध के समय एक संयुक्त गवर्नमेंट बनी, जॉइंट गवर्नमेंट बनी। बाद में उसके नेता थे विंस्टन चर्चिल, वही फिर प्रेसिडेंट भी बने, तो सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बने। तो कांग्रेस ने कहा कि जैसे इंग्लैंड में बनी है, आप यहां भी बना लो, हम लोग भी शामिल हो जाएंगे सरकार में।
सरकार ने लेकिन उसे टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का आने का मतलब था बराबरी का लेवल हो जाना। एक मिलीजुली सरकार बनाने का मतलब यही हो गया ना कि आप बराबरी के लेवल पे कांग्रेस को ट्रीट करोगे, तो फिर तो स्वतंत्रता ही हो गई। तो सरकार ने इसे नहीं माना, उन्होंने कहा हम प्रोविजनल गवर्नमेंट में आपको शामिल नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार हम ही चलाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है, और उस वॉर एडवाइजरी काउंसिल में आप लोगों को शामिल कर सकते हैं। एक तो हम लोग ये करेंगे, दूसरा हम लोग ये करेंगे कि एक युद्ध के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो कि आगे पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म्स होंगे उनके ऊपर चर्चा करेगी, कैसे किया जाए। तो ये फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी ना इंडिया की, ये उसकी यहाँ पर झलक देखने को मिलती है अगस्त ऑफर में। ये तीन बातें थी उसमें अगस्त ऑफर में जो उन्होंने कहा अभी हम कुछ नहीं दे सकते, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल जरूर बना सकते हैं जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, हमें आप सहयोग करिए वॉर के लिए। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे युद्ध के बाद, वो बाद में एक संविधान बनाएगी भारत का, जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हम लोग करेंगे। आजादी की बात नहीं थी। संविधान बनाने का मतलब आप ये मत समझना कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनता। जैसे 1935 का एक्ट बना था, वैसे ही कुछ बनने की बात थी, लेकिन वो इंग्लैंड में नहीं बनेगा, वो भारत में बनेगा और एक संवैधानिक सभा उसे बनाएगी। ये उन्होंने कहा। इसी को हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन थे, लेकिन ये कोई ठोस प्रोविजन नहीं थे। अगर इनको देखो, युद्ध के बाद होगा, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली भी युद्ध के बाद बनेगी, कैसे बनेगी क्या बनेगी इसके बारे में कोई बात नहीं थी। एक जॉइंट, एक इन्होंने वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाने की तो बात की, लेकिन कैसे उस वॉर एडवाइजरी काउंसिल में किसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, या कांग्रेस उसमें इक्वल लेवल पर शामिल होगी या नहीं, इस बारे में भी कोई बात नहीं थी। यानी भारतीयों को बराबरी के लेवल पर शामिल किया जाएगा या नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं थी। तो फाइनली चूंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और गांधी ने इसके विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह, या जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, अक्टूबर 1940 में उसे शुरू किया।